अगर मुझे कोई ये कहता कि लक्ष्य एक आदमी है जिसको नीट के बारे में कुछ नहीं पता, उसको नीट 27 को क्रैक करना है, डॉक्टर बनना है, इससे ज़्यादा उसको कुछ भी नहीं आइडिया इस एग्ज़ाम के बारे में, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, कैसे सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, रिसोर्स क्या चुनना है, टेस्ट सीरीज़ क्या चुननी है, कोचिंग क्या चुनना है, ये सारी चीज़ें अगर तुमको एक वीडियो में समझाना हो तो वो वीडियो कौन सा रहेगा? तो मैं उसको सिंपली ये वाली वीडियो फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इस एक वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस कर रहे होंगे अगले 9 महीने में तुम्हारा क्या अप्रोच होने वाला है, हर सब्जेक्ट को लेके तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है। सो लेट्स एक्चुअली डिस्कस हाउ टू अप्रोच द नेक्स्ट 9 मंथ्स ऑफ योर प्रिपरेशन। एक चीज़ ध्यान रखना, ये वीडियो में हम काफ़ी प्रैक्टिकल होकर बात कर रहे होंगे, तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप 200 नंबर 250 नंबर से कम ला रहे हो तो रीनीट में सिलेक्शन टारगेट करो। योर फर्स्ट एम शुड बी कि मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट सिक्योर कर लूँ, रैदर देन टॉप 50 और टॉप 100 रैंक लाना। मुझे पता है आप अभी AR1, AR10, AR5 के इंटरव्यूज़ देख रहे होंगे, मतलब कोई बुराई नहीं है टॉप 10 रैंक वालों की इंटरव्यू देखने में, लेकिन उनका अप्रोच जो है, हाउ दे सी सब्जेक्ट्स, उन्होंने क्या रिसोर्सेज रेफ़र की, उसको कॉपी मत करने लग जाना। वो 7वीं से प्रिपरेशन कर रहे थे, उनकी 9वीं तक ना जो चीज़ें नीट को क्रैक करने के लिए चाहिए होती है वो कंप्लीट हो गई थी, तो ऑब्वियसली उन्होंने एडवांस रिसोर्सेज करके रखे होंगे। इस वीडियो में मैं ये इंश्योर करूँगा कि भाई तुम पहले सेलेक्ट हो जाओ। वीडियो के एंड में हम बात कर रहे होंगे कि अगर तुम टॉप 100 टॉप 50 रैंक को टारगेट करना चाहते हो, टॉप 500 रैंक को टारगेट करना चाहते हो, तो हाउ टू एक्चुअली अप्रोच, माइंडसेट के ऊपर लास्ट में बात कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, कोचिंग ज्वाइन करनी है नहीं करनी है। देखो फर्स्ट प्लीज़ ज्वाइन अ कोचिंग। हमें एज अ ड्रॉपर क्या लगता है ना कि लेट्स डू सेल्फ स्टडी, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत सस्टेनेबल चीज़ नहीं है। आपको खुद से प्लान करना पड़ेगा आपका पेस क्या है, आपको खुद से टेस्ट प्लान करने पड़ेंगे, आपको खुद देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन से रिसोर्सेज रेफर करनी है, रोज़ कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। नहीं हो पाता। मतलब मैं सच कहूँ तो 1-1.5 महीना बहुत अच्छा बीतेगा, तुम्हें लगेगा कि बेस्ट डिसीजन था कोचिंग ज्वाइन नहीं करने, बट देन यू विल गेट ऑफ ट्रैक। तो उससे अच्छा है कि आप एक कोचिंग ज्वाइन करो, भले ही एक ऑनलाइन कोचिंग ले लो, लेकिन एटलीस्ट स्टडी अकॉर्डिंग टू अ कोचिंग। आप चाहो तो आप अपने पेस पे पढ़ सकते। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैंने एक्चुअली ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था। इनफैक्ट मैंने एलन कोटा ज्वाइन किया था। स्टिल मैं एक ड्रॉपर था और मुझे पता था कि फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा कमज़ोर है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो मैंने क्या प्लान किया था कि आई विल स्किप बायो के क्लासेस। तो मैं एलन कोटा में बायो के क्लास जाता ही नहीं था, रैदर आई यूज़ टू स्किप, गो टू द सेल्फ स्टडी रूम, और वहाँ पे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करता था या बायो में NCERT पढ़ता था। रीज़न कि कोचिंग में NCERT से बहुत बाहर पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पढ़ना। तो मैंने अपने हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंटायरली अपने प्रिपरेशन को कैरी ऑन कर पाओगे। तो ये मेरा सजेशन है कि ज्वाइन अ कोचिंग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट शुड बी योर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। इसके ऊपर ना मैं एक डिटेल वीडियोस बना रहा हूँ, लाइक सिर्फ फिजिक्स के लिए बात करने के लिए आई नीड 10 to 15 मिनट्स, सिमिलरली फॉर केमिस्ट्री, सिमिलरली फॉर बायोलॉजी। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, बाकी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो आगे मैं फिजिक्स के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर और बायोलॉजी के ऊपर डिटेल वीडियोज भी बना दूंगा, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की, द बिगेस्ट हेडेक ऑफ एवरी नीट एस्पिरेंट। मेरी फिजिक्स शुरू से बहुत अच्छी थी, मेरे हर कोचिंग टेस्ट में 160 से प्लस ही नंबर आते थे, एंड फाइनली मैंने नीट में भी 170 और 180 स्कोर किया था। उस टाइम पे नीट का पेपर ईजी आता था, अभी 2 साल से नीट का पेपर काफ़ी टफ आ रहा है, तो उसको भी हम कंसिडर करके बात कर रहे होंगे। तो देखो फिजिक्स के बारे में तुमको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जो ये चीज़ समझ गया उसके फिजिक्स उतनी बुरी नहीं रह जाती, कि फिजिक्स ना क्रिकेट जैसा है। अब तुम चाहे 100 बार विराट कोहली को कवर ड्राइव मारते हुए देख लो, चाहे तुम कवर ड्राइव पे लिखी हुई सबसे बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ लो, तुम कवर ड्राइव अच्छा मारना सिर्फ तभी सीखोगे जब तुम एक्चुअली फील्ड पे उतर के कवर ड्राइव्स मारोगे, राइट। इस प्रोसेस में एज लगेगा, इस प्रोसेस में तुम हो सकता है बोल्ड हो जाओ, हो सकता है कोई बॉल इन स्विंग हो जाए, तुम LBW आउट हो जाओ, लेकिन फाइनली मैच में तुम कवर ड्राइव अच्छा तभी मार रहे होगे जब तुमने फील्ड पे उतर के कुछ कवर ड्राइव्स खेले हैं। कॉन्टेक्स्ट तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, फिजिक्स इज अ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। तो इसमें ना मैं लेक्चर देख के फिजिक्स सीख जाऊंगा, अरे टीचर तो मेरे 200 क्वेश्चन कराते हैं वो देख के मैं फिजिक्स सीख जाऊंगा, अरे मैं फिजिक्स को रिवाइज करके फिजिक्स सीख जाऊंगा। ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। फिजिक्स तुम सिर्फ तब सीखोगे जब ऐसे पेन पकड़ोगे और क्वेश्चंस घिसोगे। मेरे पास ये कॉन्फिडेंस है बोलने के लिए कि एलन कोटा के मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन मैंने अपने हाथ से निकाला था, और तब जाके मैं ये बोल पाता था कि फिजिक्स मेरी बहुत अच्छी है, मेरे फिजिक्स में सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं 10 क्वेश्चन लेके फिजिक्स में बैठता था ना, तो 8 क्वेश्चन बन जाते थे, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन जाते थे। क्यों? क्योंकि चाहे वो बिगनर बॉक्सेस के क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन हो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, किसी भी तरीके के क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, मैं वो सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन मैंने मॉड्यूल के सॉल्व किए हैं। अगर तुम साल के अंत तक ये कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी कोचिंग के मटेरियल के लिए बोल सकते हो कि भाई मैंने एलन के मटेरियल, आकाश के मटेरियल के सारे क्वेश्चन इस लेवल में कंप्लीट किया, आई बेट यू कि तुम फिजिक्स को अच्छा कर रहे होगे, है ना। तो बहुत डायनामिक स्ट्रैटेजी और रिसोर्स में नहीं घुसते हुए सिंपल सा लॉजिक है कि फिजिक्स में सवाल लगाने हैं। अगर तुम 3 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे हो
तो देयर शुड बी 30 मिनट 35 मिनट्स ऑफ रिविजन एंड रेस्ट 2.5 आवर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइट। इसके लिए हमने एक पूरा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है पायरेक्सिया, जहाँ पे लगभग 1 लाख क्वेश्चन है एक बुक के प्राइस में, तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। लिंक और बाकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अभी इस वीडियो में हम उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिजिक्स के लिए रिसोर्सेज के ऊपर बात करें तो अगर तुम एक कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो जैसे एलन या आकाश, है ना, या कोई भी बढ़िया ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, तो फॉलो देयर रिसोर्सेज। ऑफलाइन कोचिंग्स में क्या होता है, यू गो टू क्लास, आपको होमवर्क्स मिलते हैं, आप आओ वापस और अपने वो कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व करो, और एक एक क्वेश्चन अपने कोचिंग के मॉड्यूल का सॉल्व करना है, चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल हो चाहे वो लेवल 3 क्वेश्चन हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि 10 रिसोर्स के पीछे नहीं भागना है, पहले अपन को ये करना है कि हम एक रिसोर्स को मास्टर कर ले। तो पहले अपने कोचिंग का मॉड्यूल मास्टर कर लो, है ना। अब ज़्यादातर बच्चे इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो ऑनलाइन देख रहे हैं, तो तुम्हारे पास एज सच कोई कोचिंग का मॉड्यूल नहीं होगा, है ना। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम फिजिक्स में एलन या आकाश का मॉड्यूल अगर कहीं से अवेलेबल हो पा रहा है उठा लो, सॉल्व कर दो। नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन क्यू बैंक्स अवेलेबल है, जैसे नीट प्रेप का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, मेरा प्लेटफॉर्म पायरेक्सिया है, वहाँ पे क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है मार्केट में, तो तुम कोई सा भी एक रिसोर्स उठा लो। तुम बोल सकते हो कि मैंने फिजिक्स में एररलेस किताब उठाई थी, मैंने एलन का मॉड्यूल उठाया था, मैंने आकाश का मॉड्यूल उठाया था, मैंने पायरेक्सिया का सब्सक्रिप्शन लिया था, मैंने नीट प्रेप का सब्सक्रिप्शन लिया था। आप कोई सा भी क्वेश्चन बैंक, कोई सा भी अच्छी बुक उठा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, इन पर पूरा कमांड कर जाओ, सॉल्व अ हेल लॉट ऑफ क्वेश्चंस। दिन के 50 से 100 क्वेश्चन फिजिक्स में ज़रूर लगाओ, राइट, एंड यू विल गेट अ कमांड ओवर दिस सब्जेक्ट। अगर कभी लगे, मान लो थर्मोडायनेमिक्स लगे कि भाई ये मुश्किल है, तो उसके 200 सवाल लगाओ बैठ के। ये नहीं कि मैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर किसी और टीचर से देख लूँ क्या, किसी और के नोट्स पढ़ लूँ क्या, नहीं, क्वेश्चंस लगाओ। तो दिस वुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर फिजिक्स। फॉर केमिस्ट्री वी हैव 3 सब्जेक्ट्स, फिजिकल हैज सेम स्ट्रैटेजी जो मैंने भी फिजिक्स के लिए बताई। 2 सब्जेक्ट बचता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरी ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा गंदी थी। अगर मेरी वीडियो पहले किसी ने देखी है तो उनको आइडिया होगा कि मेरे पहले अटैम्प्ट में ना केमिस्ट्री में 64 नंबर थे आउट ऑफ 180, जिसमें ज़्यादातर नंबर फिजिकल केमिस्ट्री में आए थे क्योंकि वो मेरी ठीक ठाक थी। बट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक 0 थी, मतलब इतनी गंदी थी ना कि मुझे बेंजीन का स्ट्रक्चर जैसा कुछ भी दिखता था ना तो मैं वो क्वेश्चन ही छोड़ देता था, भाई ऑर्गेनिक का क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा, इतनी वाहियात। नेक्स्ट ईयर आई स्कोर्ड फुल मार्क्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फुल मार्क्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरी रिसोर्स क्या थी, मेरी रिसोर्स थोड़ी सी वियर्ड थी। मैंने अपने टीचर के नोट्स को प्रेफर किया था, राइट। मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी इन सब्जेक्ट्स की। मतलब अगर तुम सुन रहे होगे ना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में जब फर्स्ट एडवाइस दैट वी गेट इज एनसीईआरटी पढ़ो। मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी और मैंने इन दोनों सब्जेक्ट में फुल स्कोर किया है। मैंने फर्स्ट ईयर जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, आई प्रमोटेड कि भाई इफ़ यू वांट टू स्किप एनसीईआरटी एंड फोकस ऑन योर टीचर के नोट्स। अब तुम बोल सकते हो लक्ष्य तुम अपने टीचर के नोट्स दे दो ना यार, उसी से तो क्वेश्चन आए थे, हम उसको रट लेंगे, एलन कोटा के टीचर्स थे वो। नहीं, लिसन टू मी, तुम किसी भी अच्छे टीचर का नोट्स उठाओ और उसको चाट जाओ। जब मैं बोल रहा हूँ ना मेरे नोट्स चाट गए थे, तो चाट गए का मैं अर्थ बताता हूँ कि मेरे नोट्स में, लेट्स से ये मेरी ऑर्गेनिक की कॉपी है, तो मुझे पता होता था कि अगर तुम एक रिएक्शन बोल दो, ये रिएक्शन कहाँ लिखी है, या कोई सर्टेन लाइन बोल दो कि ये लाइन कहाँ लिखी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं तुमको बता सकता था कि ये इस वाले पेज में लिखी होगी या इस साइड वाले पेज में लिखी होगी, और ऊपर लिखी होगी, बीच में लिखी होगी, नीचे लिखी होगी। मुझे इस हद तक अपनी कॉपीज़ याद थी। मैंने जो टीचर के नोट बनाए थे ना, मैं उसको ऐसे पढ़ता था, बताता हूँ। आज पहला क्लास हुआ तो मैं आके क्लास रिवाइज़ किया, ठीक है। देन दूसरा क्लास हुआ तो मैं पहला क्लास का रिवाइज़ करता था, फिर दूसरा क्लास का रिवाइज़ करता था। तीसरा क्लास हुआ तो पहला दोनों रिवाइज़ किया, फिर तीसरा रिवाइज़ किया। छठा क्लास हुआ, पहला 5 क्लास रिवाइज़ किया, फिर छठा क्लास रिवाइज़ किया। इवेंचुअली एक टाइम आता था कि 5-5, 6-6 लेक्चर का रिवाइज़ करने में मुझे मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगता था, एंड देन आई कुड रिवाइज जो आज पढ़ाया गया था। तो इस प्रकार से मैंने रिवाइज़ किया था अपने नोट्स को, जिस कारण से जैसे ही चैप्टर खत्म होता था ना, तो मेरा ऑलरेडी 7-8 रिविजन कंप्लीट हो जाता था उस चैप्टर का। ऑलरेडी वो चैप्टर ऐसे छप जाता था, वो कॉपी छप जाती थी कि भाई ये कॉपी में ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इस हद तक याद हो जाता था। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है। इनफैक्ट जब डिलीशन हुआ है ना, मेरे टाइम में हुआ था, 2-3 साल पहले डिलीशन हुआ था, उसके बाद तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं बची है, राइट। तो छोटे छोटे 2 कॉपी थे मेरे पतले पतले, उसमें पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, और मैंने उन्हीं कॉपी को रटा, और इतना रटा कि मेरे नीट एग्जाम से एक दिन पहले टुक मी 2 आवर्स टू रिवाइज द एंटायर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी मेरे लॉन्ग नोट्स हैं। रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाया था, और वो शॉर्ट नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। इनफैक्ट मेरे फिजिक्स के शॉर्ट नोट भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है फ्री में, तो तुम जाके देख सकते हो कैसा था। बट मेरे कोटा में ना बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक पढ़ाते थे, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने ऑर्गेनिक को 2 भाग में डिवाइड कर दिया था। जो फर्स्ट पार्ट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट वाज अबाउट द मैकेनिज्म, है ना, जैसे आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है,
कटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, एनायन की स्टेबिलिटी कैसे होती है, और जो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर वगैरह, वो एक पार्ट था। और जो दूसरा पार्ट था वो था रिएक्शन। तो पहला 30% पार्ट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रेस्ट 70% वाज द रिएक्शन। ये मेरे कॉपी में 2 अलग अलग जगह लिखा हुआ था, लाइक पहला 30% पार्ट, नेक्स्ट 70% पार्ट। और मैंने क्या किया था कि उसी को कंसाइज करके एक शॉर्ट नोट्स बना लिया था। तो मेरा शॉर्ट नोट्स भी कुछ उसी प्रकार से है, तो उसको मैं रट दिया था। मैंने ना ऑर्गेनिक की कॉपी बहुत बार नहीं पढ़ी, मैंने उसका शॉर्ट नोट बनाया। शॉर्ट नोट्स की कॉपी मैंने बहुत बार पढ़ी थी, बहुत बार पढ़ी थी। मतलब आई कैन नॉट टेल यू द नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव रिवाइज्ड ऑर्गेनिक की मेरी जो शॉर्ट नोट्स हैं। प्रोबेबली 30 से 40 बार मैंने रिएक्शन देखे होंगे, प्रोबेबली 10 से 15 से 20 बार मैंने कॉन्सेप्ट रिवाइज़ किए होंगे, बहुत रिवाइज़ किया था। तो दिस इज़ हाउ आई डेल्ट विथ ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत रट्टा मारा है इन सिंपल वर्ड, फैंसी स्ट्रैटेजी साउंड नहीं करती। मुझे पता है कि मैं कुछ और बढ़िया बोलता तो शायद बहुत बढ़िया साउंड करता, बट दिस वाज माय स्ट्रैटेजी। मुझे पता थी ये 2 सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे नहीं हैं। जैसे ही मेरे क्लास में ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुए ना, मेरा पूरा फोकस आ गया था कि इन सब्जेक्ट के कारण लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस साल ना बायोलॉजी हो सकता है मेरा सिलेक्शन रोक दे, फिजिक्स हो सकता है मेरा सिलेक्शन रोक दे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मेरा सिलेक्शन नहीं रोकेगी। मैंने एक कसम खा लिया था और मैंने बहुत रट्टा मारा। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी और बिना एनसीईआरटी पढ़े मैंने नोट्स पढ़े थे और फुल स्कोर किया था। नाउ एज अ ड्रॉपर क्या होता है ना कि मुझे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी का आइडिया था। मतलब मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ी थी। मैंने अपने ड्रॉप ईयर में भी थोड़ा बहुत एनसीईआरटी देखा था। बट एट दिस पॉइंट जब इस साल एनसीईआरटी थोड़ी सी डिफिकल्ट आई है ना, तो आई विल सजेस्ट यू कि एक रीडिंग एनसीईआरटी की ज़रूर लेके जाना, क्योंकि कई बार ऐसे कुछ लाइंस डायरेक्ट उठ के एग्जाम में आ जाते हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हुए थे, और तुमने अगर एनसीईआरटी देखी होती तो तुम देखते ही समझ जाते कि अच्छा ये वाले लाइन्स हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, यू कैन आइडेंटिफाई। लेकिन मोस्टली आई वुड से कि अगर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तुम्हारी दिक्कत है तो प्रोबेबली वो दिक्कत इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी तुम्हारी उनके समझ में नहीं आती। क्योंकि ये एडवाइस तो इंटरनेट पे अवेलेबल है ना भाई। अगर किसी की ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ख़राब है और उसने कभी इंटरनेट पे सर्च किया है कि इसको अच्छा कैसे करे, तो ये एडवाइस तुमको मिल चुकी है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, और ये 100% सही बात है। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि उनके क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं आते। पर मेरा पॉइंट ये है कि तुम्हारे जो टीचर है ना, वो 15 साल से उसी एनसीईआरटी के रिसोर्स को पढ़ा रहे हैं। जो पहले जो भी लाइन, जो भी कॉन्सेप्ट पूछा जा चुका है और आगे जो पूछा जा सकता है, और एनसीईआरटी की एक एक इम्पॉर्टेंट लाइन वो तुम्हारे नोट्स में लिखी होगी। क्योंकि टीचर पढ़ा के नोट्स लिखाते हो तो अपना नोट्स समझना और याद करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन जब मैं एनसीईआरटी देखता था ना, तो मुझे बड़ा टफ लगता था यार कि कौन से डायग्राम पढूं, कौन से चार्ट पढूं, कौन से टेबल से कैसे याद करूं, क्या छोड़ूं, मेरे को नहीं समझ में आता था। और मुझे ये भी पता था ये दोनों सब्जेक्ट्स मेरी काफ़ी बेकार है, तो अगर मैं इसमें 80% स्कोर कर लेता हूँ, फिजिक्स और बायो में अच्छा स्कोर कर लेता हूँ, तो मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एंड दिस वॉज माई फर्स्ट एम। तो दैट इज़ वाई फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक माई स्ट्रैटेजी वॉज टू एक लाइन टीचर की यहाँ होनी चाहिए, इनफैक्ट यहाँ होनी चाहिए, मुंह पे होनी चाहिए, है ना। और वो मैंने की, और कैसे की वो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने ऐसा बहुत एक्सटेंसिवली इन 2 सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिस नहीं की थी। बट अगर मेरा मानना है तुमको प्रैक्टिस करना है और ऐसा रिसोर्स नहीं है, तो यू कैन स्टार्ट विथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। और एक अच्छी एडवाइस जो मुझे मेरे दोस्त ने दी थी, हु स्टडीड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक फ्रॉम देयर एनसीईआरटी, तो उन्होंने कहा था एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छे होते हैं, लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, बट अगर आप उनको करोगे ना, पूरा रिएक्शन का एक रिविजन हो जाता है। तो उन क्वेश्चंस को भी आप रेफर कर सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, उनको आप देख सकते हो, राइट। कमिंग टू बायोलॉजी, सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी फिर भी बच्चे फॉलो नहीं करते। एनसीईआरटी से बाहर अगर तुमने एक भी लाइन पढ़ा तो तुम्हारा टाइम का वेस्टिंग है। और मुझे नहीं पता क्यों, बट हर एक कोचिंग में टीचर्स बहुत प्रमोट करते हैं कि बेटा मेरे नोट्स पढ़ लो, बेटा ये कोचिंग के मॉड्यूल्स पढ़ लो। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोट्स बहुत अच्छी चीज़ है ना। टीचर के नोट्स बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं इन 2 सब्जेक्ट्स को। बायोलॉजी में नहीं, बायोलॉजी में मैंने नोट्स ही नहीं बनाए थे अपने ड्रॉप ईयर में ऑनेस्टली। मुझे आज भी याद है कि स्केलेटल सिस्टम के ऊपर आई गया 6 या 7 लेक्चर था 1.5 घंटे का। तो वो जो 10 घंटे मैंने बचाए ना, वो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री को जो दिए, उससे मेरे ये 2 सब्जेक्ट्स अच्छे हुए। और ये 10 घंटे की बात नहीं है, ये पूरा बायोलॉजी की बात है ना, सैकड़ों घंटे की बात हो जाती है। तो वो आई सेव्ड कि भाई ये सैकड़ों घंटे मुझे लेक्चर्स करने में नहीं देना बायोलॉजी के। बायोलॉजी एनसीईआरटी से आनी है, मैं एनसीईआरटी की रीडिंग दूंगा। जहाँ कहीं भी दिक्कत आएगी, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल रितु मैम है, रितु रतवाल मैम, मैं इनके लेक्चर्स देखा करता था।
तो इनका यूट्यूब चैनल था और कोई भी कॉन्सेप्ट अगर दिक्कत आए तो अनअकैडमी पे इनके वीडियोस होते थे या इनके यूट्यूब चैनल पे इनके वीडियोस होते थे, उनको रेफ़र करता था, वो टॉपिक क्लियर हो जाता था, फिर वहीं एनसीईआरटी पढ़ता था। एनसीईआरटी के अलावा कोई रिसोर्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमको बायोलॉजी में एनसीईआरटी के बाद कुछ करना है तो एक ही चीज़ करना है, वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, हम सबको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन करना है, बायोलॉजी में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करना। अगर आप एमसीक्यूज़ करते हो ना तो कई सारे ऐसे लाइन जो आप बिन देखे निकल जाते हो या जल्दी जल्दी पढ़ के निकल जाते हो, वो जब उन लाइन में आप कंफ्यूज हो गए एमसीक्यूज़ करके तो वो लाइन्स याद हो जाती है और एग्जाम्स में गलती नहीं होता। अगर मैंने बायोलॉजी के और एमसीक्यूज़ लगाए होते तो बॉटनी के 2 या 3 ऐसे सवाल गलत हुए थे जो कि बस मुझे ऐसा लग रहा था ए होगा या बी होगा, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया और तीनों में ही मेरा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बायोलॉजी में एनसीईआरटी से बाहर कुछ ना पढ़ें, जहाँ पे भी डाउट आए वहाँ पे लेक्चर्स रेफर करें, ऑनलाइन बहुत लेक्चर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल लेक्चर्स स्किप कर दो, प्लीज़ स्किप कर दो अगर तुमने पहले कभी भी पढ़ रखा है। मान लो अगर तुमने कभी पढ़ा ही नहीं, आपको आइडिया ही नहीं है कि भाई ये चैप्टर का नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, है ना, 11th-12th के बच्चे, वो डिटेल लेक्चर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज अ ड्रॉपर आपने देख रखा है, स्किप कर दो एंड क्वेश्चंस करो खूब सारे। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, टेस्ट सीरीज़ कौन सी करनी है। देखो, तुमने जो कोचिंग को ज्वाइन किया उसमें एक पर्टिकुलर सिलेबस, एक पर्टिकुलर तरीके से पढ़ाया जा रहा है, प्लीज़ उसी टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करो। जिस कोचिंग को ज्वाइन किया उसके टेस्ट देते जाओ। अभी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि भाई मैं कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लूँ, किसकी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लूँ, वो हमारे आखिरी 3 महीने की बात है ना। आखिरी 3 महीने में कोई एक अच्छी और टेस्ट सीरीज़ ले लो, उसके अच्छे से टेस्ट पेपर्स कर लो एंड ठीक है, तुम प्रिपेयर्ड रहोगे अपने एग्ज़ाम के लिए। उस टाइम में हमें ये सोचना होता है कि भाई टेस्ट की हमारी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या हम टाइम मैनेज कर पाएंगे टेस्ट में या नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो उस टाइम की बात है। जब तुम साल भर टेस्ट देते हो तो तुम ये देखते हो कि पिछले हफ्ते जो पढ़ा वो सीखा या नहीं सीखा, तो ऑब्वियसली तुम्हारे कोचिंग में जो पढ़ाएंगे उसके ऊपर टेस्ट लेंगे, वो तुम देते जाओ, चाहे वो PW है, LN है, आकाश है, जो सी भी कोचिंग है उसके टेस्ट पेपर्स लिखते जाओ और दैट्स इट। तुमको कोई एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर्स की, एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत नहीं है जब आप पूरे साल प्रिपरेशन कर रहे हो। तो बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, LN का टेस्ट अच्छा होता है, आकाश का टेस्ट अच्छा होता है, पढ़ PW में रहे, जाके LN का टेस्ट पेपर ज्वाइन कर लिया और फिर मुझे कमेंट करते हैं कि लक्ष्य मैंने तो ना PW ज्वाइन कर रखा है, LN का पेपर ज्वाइन कर लिया है, अब LN का टेस्ट में पूछ रहे हैं मुझसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्लास 12th का पार्ट है, क्योंकि LN वाले 11th और 12th साथ में लेते हैं अपने टेस्ट में। यहाँ PW में सिर्फ 11th पढ़ा रहे हैं। भाई 6 महीने बाद मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तो आज मैं उसका एग्ज़ाम कहाँ से दूँ? तो मैं तो ये दे ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, ना PW में नंबर आ रहे हैं ना LN में नंबर आ रहे हैं। तो तुमने क्या किया, 2 बोट में पैर रख दिया जो 2 बोट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, तो बस काम हो गया तुम्हारा। तो वो तुम्हारा पैसा ही बर्बाद होना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। तो प्लीज़ डू नॉट ज्वाइन अनदर टेस्ट सीरीज़। अब ये सब जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ना, इसके कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। मान लो कोई बंदा जिसका 10 नंबर कट ऑफ से कम रह गया, वो प्रिपेयर कर रहा है, तो वो 2 या 3 टेस्ट सीरीज़ भी एक साथ मैनेज कर सकता है। उसको मैंने उसका पूरा सिलेबस ऑलरेडी डन है यार, जिसका 10 नंबर से सिलेक्शन रह रहा है, उसके और सेलेक्ट हो जाने वालों में कोई अंतर नहीं है। वो किस्मत का अंतर है कि उसका 2 से 3 सवाल ज़्यादा गलत हो गया, तो वो बच्चा, उसका पूरा सिलेबस डन है, वो फुल सिलेबस लिख सकता है। तो वो तो ऑब्वियसली हर दूसरे दिन एक नया टेस्ट पेपर लिख सकता है, हर 3 दिन में वो 10 चैप्टर 15 चैप्टर रिवाइज कर सकता है। अभी नीट से पहले तुमने भी 2 दिन में लगभग आधा सिलेबस तो रिवाइज किया ही हो गया है, तो वो आदमी कर सकता है। लेकिन अगर तुम 300, 350, 400, ज़्यादातर जो ड्रॉपर्स हैं तुम नहीं कर पाओगे, तो प्लीज़ वो एफर्ट मत करना। तो वही टेस्ट सीरीज रखनी है जो कोचिंग तुमने ज्वाइन की, ठीक है। इसके ऊपर अगर तुम मान लो सेल्फ स्टडी ही कर रहे हो ना, तुमने डिसाइड किया कि नहीं भाई मेरा कट ऑफ से थोड़ा कम नंबर है या मैं पार्शियल ड्रॉपर हूँ, मैंने एक रैंडम टेस्ट सीरीज़ ले लिया है, तो फिर तुम अपने टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंगली ही पढ़ना। तो फिर कोई कोचिंग ज्वाइन मत करना, है ना। अगर तुमने LN का टेस्ट सीरीज़ ले लिया तो तुमको ये 10 चैप्टर मिल जा रही है जो अगले टेस्ट में देना है, उस 10 चैप्टर को पढ़ो। फिर तुम कोई दूसरे सिलेबस फॉलो नहीं कर सकते, दूसरा कोचिंग फॉलो नहीं कर सकते, दूसरी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकते। स्टडी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट शेड्यूल। कमिंग टू नेक्स्ट, व्हाट शुड बी योर टाइम टेबल एंड शेड्यूल। देखो, एक सिंपल सी बात है कि स्टडी एवरी सिंगल सेकेंड दैट यू कैन। अगर नहाते वक्त भी पढ़ सकते हो, पढ़ लो। 9 महीने बचे हैं, ये 9 महीने डेफिनेटली तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। मैंने 2 साल पहले एग्जाम क्लियर किया था, पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई है। ऐसा नहीं है इस एग्ज़ाम को फेल कर जाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं किया, बट नाउ दे आर डूइंग रियली डिसेंट इन देयर लाइफ। लेकिन क्रैक कर लिया तो एक बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है लाइफ में। तो ऐसा क्या है जो अगले 9 महीने हम 10 घंटे ही पढ़ेंगे? व्हाट इफ़ मैं तुमको बोल दूँ 12 घंटे पढ़ने, 12 घंटे पढ़ोगे और बाकी अगर मान लो दिन में 3 घंटे वाले, तो क्या सो जाओगे, खेलने चले जाओगे? तो अगर तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है 18 घंटे पढ़ने की, 19 घंटे पढ़ लो। 20 घंटे पढ़ सकते हो, 22 घंटे पढ़ लो। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो।
नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट शुड बी योर स्केड्यूल, मैंने अपने स्केड्यूल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था. इनफैक्ट जैसे ही नीट कैंसिल हुआ था तो मैंने अपना स्केड्यूल बताया था, विच हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग माई कोटा टाइम. कैसे मैंने चीज़ों को मैनेज किया था उसके ऊपर जो वीडियो है वो तुम देख सकते हो, थंबनेल में यहाँ पे डाल दूंगा, मेरे चैनल पे स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगी. तो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल अबाउट व्हाट शुड बी योर स्केड्यूल, बट यू शुड एटलीस्ट ट्राई कि मैं रोज़ दिन 12 घंटे पढूँ, है ना. ये माइंड में लेके चलना है कि 12 घंटे इज़ द थ्रेशोल्ड, कि इतना तो रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है. एंड दिस इंक्लूड्स कोचिंग क्लासेस, है ना, कि अगर 6 घंटे की क्लास चल रही है तो उसके बाद 6 घंटे पढ़ाई करनी है. उस 6 घंटे में ट्राई करना है कि 1 घंटे जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज करने में देना है. एंड रेस्ट 5 आवर्स यू शुड स्पेंड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, रीडिंग एनसीईआरटी और प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट टेस्ट. ये अपने हिसाब से तुम प्लान कर सकते हो. दिस इज़ हाउ यू शुड प्लान योर डेली स्केड्यूल. एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि कंसिस्टेंसी इज मच इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी. जब हम लॉन्ग रन के बारे में बात करते हैं, जब हम 9 महीने के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पर तुम्हारा कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो 12 घंटे आज पढ़ो, कल 10 घंटे पढ़ो, परसों 11 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 9 घंटे पढ़ो, लेकिन कीप दैट पेस. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज 12 घंटे पढ़ लिया, कल छुट्टी मार ली, कल 2 घंटे ही पढ़ पाए. ये नहीं होना चाहिए. सो दिस शुड बी योर टाइम टेबल एंड स्केड्यूल. नाउ टॉकिंग अबाउट माइंडसेट. माइंडसेट के बारे में बात करो तो एक चीज़ मैं अपने दिमाग में हमेशा रखता था, ये एग्जाम ना 99% लोग को रिजेक्ट करने के लिए बैठा है. मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि मैं टॉप 1% में हूँ? आस्क योरसेल्फ, क्या मैं वो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ? तो जिस दिन मैं 12 घंटे 14 घंटे पढ़ लेता था ना, उस दिन मुझे लगता था कि मैंने तो आज थ्रेशोल्ड ही मीट किया. मैंने एक्स्ट्रा क्या किया? क्या मैंने वो 15 मिनट का ब्रेक जिसमें सब लोग चिल कर रहे थे वो 15 मिनट मैंने पढ़ाई की? क्या मैंने आज नींद आते हुए भी 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व किया? क्या मैंने बायोलॉजी की एनसीईआरटी इतनी बार करी है जितनी बार लोग सुने तो हैरान हो जाए कि भाई इतना बार एनसीईआरटी पढ़ लिया? तो व्हाट इज़ दैट 1% यू आर पुटिंग इन एक्स्ट्रा? मैं कोशिश करता था कि मैं 6 आवर्स एवरी डे सोऊं. मैंने 5 घंटे भी सो के देखे कि क्या मैं वो एक एक्स्ट्रा घंटे भी पढ़ सकता हूँ, पर मेरे से नहीं हो पाता था. बहुत ज़्यादा नींद आता था. तो मुझे लगा कि इतना ज़्यादा नींद आने से अच्छा है कि मैं 1 घंटे सो लूँ और बाकी टाइम प्रोडक्टिव रहूँ. तो दिस इज़ व्हाट 1% एक्स्ट्रा मीन्स. बहुत सारे लोग को लग सकता है जिनका माइंडसेट मीडियोकर है कि भाई इतना कौन पढ़ता है, हमें तो बर्नआउट होगा, ये होगा, वो होगा. दीज आर जेन्युइन प्रॉब्लम्स एक्चुअली. बर्नआउट होना, पढ़ के मन उचट जाना, स्पेशली इफ़ यू आर मल्टीपल ड्रॉपर्स. बट दिस इज़ व्हाट इट टेक्स टू क्लियर दिस एग्जाम. 1% लोग का सिलेक्शन होना है. पुट इन दैट एक्स्ट्रा 1% एवरी सिंगल डे. दिस चैनल इज़ फॉर नीट ड्रॉपर्स. अगर तुम नीट ड्रॉपर हो, नीट 27 को टारगेट कर रहे हो, मैं सिर्फ नीट ड्रॉपर्स के लिए वीडियो बनाता हूँ. दिस इज़ इट फॉर द वीडियो. वीडियो अच्छी लगी तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल फॉर आगे जो आने वाली वीडियोज़ हैं. आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो. टिल देन, बाय. आई होप टू सी यू इन मेडिकल कॉलेज नेक्स्ट ईयर. ऑल द बेस्ट.